ब्रिटेन में लिव इन रिलेशनशिप भारत की आज़ादी के बहुत पहले से ही आम हुआ करता था। तो ऐसे में शादी के पहले बच्चे भी पैदा हो जाते थे। लेकिन उस दौर में ज्यादातर कपल्स उन बच्चों को समाज के डर से या जिम्मेदारी से बचने के लिए चर्च के दरवाजे पर छोड़ दिया करते थे। और जब ऐसे लावारिस बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो ब्रिटेन की सरकार ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कॉन्वेंट खोले जहां इन अनाथ और नाजायज कहे जाने वाले बच्चों को रखा जा सके और उनकी देखभाल की जा सके। इसके लिए वहां फादर, मदर और सिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया। 1609 में ब्रिटेन में पहला कॉन्वेंट खोला गया और 1842 में भारत में पहला कॉन्वेंट कलकत्ता में खोला गया। लेकिन भारत में ये आइडियोलॉजी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड थी। यहाँ इन कॉन्वेंट्स को शुरुआत में फ्री स्कूल कहा जाता था, जहाँ गरीबों और अनाथों को पढ़ाया जाता था। और धीरे धीरे यही मॉडल कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्थाओं की नींव भी बन गया, जो कि आज भी मौजूद है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उस दौरान भारत में शिक्षा की भाषा को लेकर अंग्रेजों के बीच एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी। कुछ का मानना था कि भारतीयों को उनकी अपनी भाषा यानी संस्कृत और अरबी में पढ़ाना चाहिए, जबकि दूसरा गुट चाहता था कि सारा पैसा सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पर खर्च किया जाए। और इस बहस को खत्म किया ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पेश किया। ये एक सरकारी दस्तावेज था जिसने भारत के भविष्य की पटकथा हमेशा के लिए बदल दी। उस दस्तावेज में मैकाले ने साफ साफ लिखा था कि अंग्रेजों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। उसने लिखा, हमें अभी एक ऐसी क्लास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषीय का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं। ये ऐसे लोगों की क्लास होगी जो खून और रंग में तो भारतीय होंगे, लेकिन पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज। खून और रंग में भारतीय, लेकिन दिमाग से अंग्रेज। ये थी उन बुगले अंग्रेजों की ऑफिशियल पॉलिसी। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो दिखे हमारी तरह लेकिन सोचे अंग्रेजों की तरह, ताकि वो ब्रिटिश राज की मशीनरी को चलाने में मदद कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी एजेंडा था। पर्दे के पीछे मैकाले के असली इरादे और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे, जिसका पता चलता है उस चिट्ठी से जो उसने अपने इस पॉलिसी के लगभग 1.5 साल बाद 12 अक्टूबर 1836 को अपने पिता को लिखी थी। अपने इस प्राइवेट लेटर में मैकाले ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी के असर के बारे में लिखा, हमारे इंग्लिश स्कूल शानदार ढंग से फल फूल रहे हैं। हिंदुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव अद्भुत है। कोई भी हिंदू जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है वो कभी भी अपने धर्म से ईमानदारी से जुड़ा नहीं रह सका। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की योजनाएं ऐसी ही चलती रहीं तो अब से 30 साल बाद बंगाल के सम्मानित वर्गों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। और ये सब बिना किसी धर्म परिवर्तन के प्रयास के सिर्फ नेचुरल ऑपरेशन ऑफ नॉलेज यानी इनके कॉन्वेंट के संचालन से हो रहा था। मैकाले इस संभावना पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखता है, आई हार्टली रिजॉयस इन दिस प्रोस्पेक्ट, यानी मैं इस संभावना पर तहे दिल से आनंदित होता हूँ। यानी अंग्रेजों ने पब्लिकली कहा कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो बस हमारे लिए काम कर सके, और प्राइवेट में कहा गया कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है कि ये लोग अपने ही धर्म और संस्कृति को पिछड़ा हुआ और मूर्खतापूर्ण मानने लगे और उसे खुद ही छोड़ दें। मैकाले का मानना था कि इन स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो अंग्रेजियत को ही आधुनिकता मानेंगे, और जब ऐसे बच्चे इस देश की बागडोर संभालेंगे तो अंग्रेज भले ही भारत से चले जाएं, लेकिन अंग्रेज मानसिकता की गुलामी कभी नहीं जाएगी। और क्या ऐसा नहीं हुआ? आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच हिंदी बोलने में शर्माते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हिंदी बोलना डाउन मार्केट माना जाता है, और एक अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू में सिलेक्शन भी अक्सर आपकी फर्राटेदार इंग्लिश पर ही डिपेंडेंट होता है। In English, please. I'm telling you. Say, English. I'm a perfectionist. मैं वर्कोहॉलिक हूँ. मैं innocent. English. बैंक क्या इंग्लिश लगा रखा है बे? लेकिन सवाल ये है कि लॉर्ड मैकाले के उस सपने को आज कौन पूरा कर रहा है? इस तरह से छोटे छोटे बच्चों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कल पढ़ाई नहीं है जी, धंधा है धंधा। ये है गुड़गांव का एक टॉप स्कूल, नाम है अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल। देखने में ये बिल्कुल एक टिपिकल हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल लगता है। आज पूरे भारत में इसके कई ब्रांचेस हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं, 3D प्रिंटिंग लैब्स, रोबोटिक्स और वो सब कुछ जो एक मॉडर्न स्कूल में होना चाहिए। यार ये 5 स्टार होटल है कि स्कूल है? लेकिन एक मिनट, अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल असल में एक कॉन्वेंट स्कूल है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल को किसी चर्च या क्रिश्चियन मिशनरी ने नहीं, बल्कि गुड़गांव के एक कपल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने 1996 में 15 स्टूडेंट के साथ शुरू किया था। जब स्कूल के फाउंडर से इस कॉन्वेंट नाम के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मसूरी और देहरादून के कुछ असली कॉन्वेंट स्कूलों पर रिसर्च किया और ये समझा कि भारत में पेरेंट्स कॉन्वेंट के नाम पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपने स्कूल का स्ट्रक्चर, नाम और फील एक कॉन्वेंट जैसा बनाया। अब इसे ब्रिलियंट बिजनेस माइंड कहें
या एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव, वो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन ये एग्जाम्पल हमें भारत में कॉन्वेंट नाम की जबरदस्त मार्केट वैल्यू को जरूर दिखाता है। अपनी बिटिया का एडमिशन पहले किसी स्कूल में करा था जब हम दूसरी सिटी में रहते थे। उसको ये महसूस होता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना। जब हम यहाँ पे आए, यहाँ का एम्बियंस देखा, बिटिया का मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है यहाँ पे, और वो सवेरे उठ के खुद बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रेज आया कहाँ से? क्यों इंडियन पेरेंट्स एक कॉन्वेंट टैग के लिए कुछ भी करने को तैयार है? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। सदियों पहले यूरोप में एजुकेशन का सेंटर रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करते थे, और जहां भी पढ़ाई लिखाई की बात आती थी, क्रिश्चियन मॉन्क्स और प्रीस्ट्स की डिमांड अपने आप बढ़ जाती थी। देखते ही देखते कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में अपने स्कूल और कॉलेज खोलने शुरू कर दिए, और आज भी कैथोलिक चर्च दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्रोवाइडर्स में से एक है। भारत में इस सिस्टम को सबसे पहले जेसुइट्स लेकर के आए थे, जो कि सोसाइटी ऑफ जीसस नाम के एक कैथोलिक ऑर्डर के सदस्य थे। उन्होंने 16वीं सदी में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज की स्थापना की, जो कि भारत में कॉन्वेंट एजुकेशन की शुरुआत थी, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड था। असली गेम बदला इन अंग्रेजों के आने के बाद। इस दुनिया के सबसे बड़े डरपोक लोग होते हैं। ये डर हमेशा याद रखना, यही डर तुम लोगों को जिंदा रखेगा। अंडरस्टूड? अंग्रेजों को भारत आते ही समझ आ गया था कि अगर यहाँ राज करना है तो उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए जो उनके लिए कम पैसों में काम कर सकें, वफादार कुत्ते बने रहें, और सबसे जरूरी उनकी भाषा समझ सकें। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया, और इसमें उनका साथ दिया इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज ने, जो एजुकेशन में पहले से ही एक्सपर्ट थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के जरिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऑफिशियली क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आकर के स्कूल खोलने की इजाज़त दी और फंड्स भी दिए। ये एक तरह से मिशनरीज को भारत आने का इंसेंटिव था। और इसके बाद आया वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा गया। इसने पूरे भारत में व्यवस्थित तरीके से स्कूल और कॉलेज खोलने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना कंपलसरी कर दिया। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि जहाँ अंग्रेज ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे, तो वहीं भारतीयों को भी उस वक्त ये लगने लगा कि इंग्लिश सीखना अब इनके तरक्की का टिकट है। इन्हें ये भी लगा कि ये अगर अंग्रेज की तरह बोलना सीख लेंगे तो इन्हें समाज में और ज्यादा इज्जत मिलेगी, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, और ये अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हो सकेंगे। और यहीं से भारत में अंग्रेजी के वर्चस्व की कहानी शुरू हुई, जो आज तक कायम है। 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के, लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। ये मैप देखिए, ये वो एरिया है जहां क्रिश्चियन आबादी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य और केरल और गोवा जैसे कुछ हिस्से। और कमाल की बात देखिए कि यही वो एरिया है जहां इंग्लिश बोलने वाले लोगों का परसेंटेज भी भारत के दूसरे हिस्सों से कहीं ज्यादा है। आज भी भारत के सभी धर्मों में क्रिश्चियन समुदाय में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उनमें से करीब 15% लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारतीय पेरेंट्स के दिमाग में ये धारणा बनना कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसकी इंग्लिश फर्राटेदार हो जाएगी, स्वाभाविक है। लेकिन एक मिनट, कॉन्वेंट का अट्रैक्शन सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं है। इस देश में अंग्रेजी जबान नहीं है, क्लास है राज, क्लास। और इस क्लास में घुसने के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिल्म इंडस्ट्री ने भी इसे ग्लोरीफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ये देखा होगा कि कॉन्वेंट स्कूल के जो फादर या सिस्टर होते हैं वो बच्चों से कितने प्यार से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन जब बात डिसिप्लिन की आती है तो वो उतने ही सख्त भी हो जाते हैं। ये पोलाइट बट स्ट्रिक्ट वाली इमेज कॉन्वेंट स्कूलों का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट रहा है। पेरेंट्स को लगने लगा कि उनके बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि डिसिप्लिन और मोरल वैल्यूज भी सीखेंगे, जो अक्सर सरकारी स्कूलों में तो नदारद ही होता है। बताई तू के तुम ले लिए माऊ तो मैं तेरी बहन के तू की कह रहे जो। जब हमने एक टिपिकल कॉन्वेंट स्कूल और एक रेगुलर प्राइवेट स्कूल के करिकुलम को कंपेयर किया तो हमें भी एक अंतर देखने को मिला। कॉन्वेंट स्कूलों में मोरल साइंस का एक डेडिकेटेड पीरियड होता है जो कि मैंडेटरी होता है, जबकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता। इतना ही नहीं, हमारे स्कूल में जो हाउस सिस्टम होता है, यानी रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस, ये भी कॉन्वेंट स्कूलों का ही इनोवेशन था, ताकि बच्चों में टीम वर्क और एकता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा कॉन्वेंट स्कूलों ने ऐतिहासिक रूप से एक और प्रोग्रेसिव काम किया। वो भारत में विमेंस एजुकेशन के पायनियर्स में से एक थे। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत से पहले भारत में ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाना लगभग बंद कर चुकी थी। ऐसे में मिशनरीज ने 1822 में कलकत्ता में पहला गर्ल्स कॉन्वेंट खोल दिया, और इसने समाज में उन्हें एक आधुनिक और प्रोग्रेसिव सोच वाली इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित कर दिया। तो कुल मिलाकर एक कॉन्वेंट स्कूल की इमेज क्या बनी? बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मोरल वैल्यूज एंड मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग। ये एक ऐसा पैकेज है जो किसी भी भारतीय पेरेंट को अपने बच्चे के लिए जरूर चाहिए होगा।
अब जब कॉन्वेंट ब्रांड इतना शक्तिशाली बन गया तो बाजार का एक सीधा नियम इस पर काम करने लगा, डिमांड एंड सप्लाई। भारत में चर्च द्वारा संचालित ऑथेंटिक स्कूलों की संख्या आज 55,000 के आसपास है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है, जबकि भारत की कुल आबादी 144 करोड़ के आसपास है। यानी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम, और इसी डिमांड सप्लाई गैप ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट मार्केट को जन्म दिया। आज गली गली में सेंट जेवियर्स, सेंट मेरीज, सेंट पॉल्स के नाम से न जाने कितने स्कूल खुल गए हैं, और इनमें से ज्यादातर का किसी भी चर्च या कैथोलिक संस्था के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है। ये सिर्फ बिजनेसमैन हैं जो कॉन्वेंट नेम की ब्रांड वैल्यू को कैश करा रहे हैं। This is business. उदाहरण के लिए गुड़गांव का ही सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ये दावा करता था कि सेंट जेवियर्स फाउंडेशन से ये एफिलिएटेड है, लेकिन जब CBCE ने जांच की तो पता चला कि इस स्कूल को दिल्ली का एक प्राइवेट ट्रस्ट चला रहा है, ना कि कोई कैथोलिक एसोसिएशन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन नकली स्कूलों को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब CBCI से पूछा गया कि वो इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, केस क्यों नहीं करता, तो उनका जवाब था कि सेंट पीटर, सेंट थॉमस जैसे जो नाम होते हैं ये संतों के होते हैं जिनका कोई ट्रेडमार्क नहीं कराया जा सकता, यानी कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। और इसी लाचारी का फायदा ये एजुकेशन माफिया उठाते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी कि इस पूरे खेल का हमारी संस्कृति और हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए लॉर्ड मैकाले की उस बात पर वापस चलते हैं, खून और रंग में भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज। देखिए, जब एक पेरेंट अपने बच्चे को सेंट जेम्स या लिटिल फ्लावर्स जैसे नाम वाले स्कूल में भेजता है तो वो सिर्फ एक स्कूल नहीं चुन रहा होता, वो अनजाने में अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक पूरी संस्कृति, एक पूरी जीवन शैली को चुन रहा होता है। इन स्कूलों में अक्सर एक अघोषित नियम होता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है, हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलने पर सजा मिलती है या उसका मजाक उड़ाया जाता है। इससे धीरे धीरे बच्चे के मन में अपनी ही भाषा को लेकर के एक हीन भावना पैदा हो जाती है। दिवाली और होली जैसे भारतीय त्योहारों पर शायद एक दिन की छुट्टी मिल जाए, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहार जो हैं वो ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। मॉर्निंग असेंबली में गायत्री मंत्र या सरस्वती वंदना की जगह अक्सर वेस्टर्न प्रेयर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बच्चे को धीरे धीरे उसकी अपनी ही जड़ों, उसकी अपनी ही संस्कृति से दूर कर देती हैं। वो भारतीय तो रहता है लेकिन उसकी भारतीयता कहीं खो जाती है। खड़ा करके गा के तिलक मिटा के आओ। In Mangalore, an undergraduate college in the coastal Karnataka area has made it official that women students will not be allowed to enter classrooms if they wish to wear a burqa or a hijab. वो कलावा नहीं बांधने देंगे, टीका नहीं लगाएंगे, क्या वो अपनी धार्मिक चीजें छोड़ देंगे? और सबसे बड़ा खतरा है एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो दिखती तो भारतीय है लेकिन सोचती पश्चिम की तरह है। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वेस्टर्न है वो कूल और मॉडर्न है, और जो कुछ भी भारतीय है वो पिछड़ा और देहाती है। इसका असर उनकी सोच, उनके बिहेवियर, उनके खाने पीने से लेकर उनके पहनावे तक हर जगह दिखता है। ये बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरियां पाते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अक्सर उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है और उन्हें अपनी पहचान को लेकर एक दुविधा रहती है, क्योंकि वो ना तो पूरी तरह से अंग्रेजी बन पाते हैं और ना पूरी तरह से अपनी भारतीयता पर, अपनी पहचान पर गर्व ही कर पाते हैं। आज तक मेरे पापा ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मेरी मम्मी ने मुझे आज तक टच भी नहीं किया, एंड दिस प्रोफेसर माफ कर दो। मैंने देखिए, यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे कॉन्वेंट स्कूल खराब हैं या वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। कई असली मिशनरी स्कूल आज भी अच्छी और संतुलित शिक्षा दे रहे हैं, और ये भी सच है कि कई महंगे नॉन कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल कहीं ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम स्कूल के नाम में नहीं है, असली प्रॉब्लम हमारी मानसिकता में है। अंग्रेजों के जाने के 75 साल बाद भी आज भी हम ये मानते हैं कि गोरी चमड़ी, विदेशी नाम और अंग्रेजी भाषा ही तरक्की और रिस्पेक्ट का पैमाना है, और इसी मानसिकता का फायदा उठाकर आज स्कूल के नाम पर सिर्फ दुकानें चल रही हैं जो हमें लॉर्ड मैकाले का सपना बेच रही हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, पहला कदम है जागरूकता। एक पेरेंट के तौर पर किसी भी स्कूल के कॉन्वेंट या इंटरनेशनल जैसे फैंसी नाम पर मत जाइए। रिसर्च करें, स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में पता करें, क्या वो सच में कोई एजुकेशनल बॉडी है या फिर सिर्फ कुछ बिजनेसमैन। कैंपस विजिट करें, स्कूल का माहौल देखें, क्या वहाँ भारतीय संस्कृति और त्योहारों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि पश्चिमी त्योहारों को। शिक्षकों से बात करें, उनसे स्कूल की वैल्यूज़ और टीचिंग फिलॉसफी के बारे में पता करें। नाम से परे जाकर देखें स्कूल का असली एकेडमिक रिकॉर्ड, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पता करें, उसकी क्वालिटी देखें। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमें अपनी सोच में लाना होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हमारी बुद्धिमानी का सर्टिफिकेट नहीं। हमें उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाना होगा। सीधी सादी हिंदी में नहीं लिख सकते थे। यही तो विडंबना है आज हमारे देश की कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी। असली सवाल ये नहीं है कि आपका बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है या सरस्वती विद्या मंदिर में, बल्कि असली सवाल ये है कि आपका बच्चा स्कूल से निकलकर क्या बन रहा है। क्या वो एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला
अपनी जड़ों से कटा हुआ एक कंफ्यूज्ड इंसान बन रहा है, या फिर एक कॉन्फिडेंट एडवांस्ड इंडियन जो दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकता है लेकिन अपनी मातृभाषा और संस्कृति पर उसे गर्व है। फैसला आपके हाथ में है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कॉन्वेंट स्कूल्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अच्छा या बुरा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके एक्सपीरियंस से शायद हजारों दूसरे पेरेंट्स को सही फैसला लेने में मदद मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको देश हित में जरूरी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके बच्चे छोटे हैं। ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।